नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशनल एक्सपर्ट चैनल में। साइंस क्लास का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि नाइन्थ क्लास का साइंस का पहला चैप्टर है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड या एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर है ये, हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर पर, इस लेसन पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उसी का ये चौथा वीडियो है उसी श्रृंखला में। इससे पहले हम 3 वीडियो और बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जा कर के देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इसी प्रकार से वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें। ठीक है, चलिए इसमें अगला पॉइंट आता है। इससे पहले हमने बताया था आपको कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। वैसे आधुनिक साइंस के अनुसार जो पदार्थ की अवस्थाएं मानी जाती हैं वो 5 मानी जाती हैं। ठोस, द्रव और गैस तो हैं ही। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पर होती है। और 5वीं अवस्था होती है आइंस्टीन बोस कंडेंसेट, जो है इसका नाम है, जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर -डिग्री टेम्परेचर पर होती है। तो इस प्रकार से 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो इसी में हमने बताया था कि जो ठोस वस्तुएं होती हैं, उनके कण बहुत पास होते हैं और आपस में एक मजबूत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। इसी कारण ठोसों की आकृति और आयतन निश्चित होता है। वहीं हम बात करें द्रव की, यानी कि कोई बहने वाला पदार्थ जैसे दूध, जल, तेल वगैरह है, ठीक है, लिक्विड जिसे कहते हैं, उनके जो कण होते हैं वो ठोस की तुलना में थोड़े से दूर दूर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो गैस होती है, गैस के कण सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं। लिक्विड की कोई आकृति निश्चित नहीं होती है, जिस बर्तन में आप उसको डालेंगे वो उसी की आकृति की ले लेगा। जैसे पानी, दूध, तेल को आप जिस बर्तन में डालेंगे उसी आकृति का हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो आयतन है, उसकी जो मात्रा है वो निश्चित रहती है। ठीक है, इसी प्रकार से गैस का भी कोई आकृति निश्चित नहीं होती है। चलिए, तो ये हमने आपको पूरा इसके बारे में बताया था। अब हमने बताया, इसमें जो अगला पॉइंट है वो ये है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल बदल सकता है। जैसे कि ठोस को हम द्रव में बदल सकते हैं, द्रव से फिर उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो ठोस मान लीजिए बर्फ़ है, बर्फ़ का एक टुकड़ा ले लीजिए। बर्फ़ को यदि आप गर्म करेंगे तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, जल में बदल जाएगा। ठीक है, पहले अवस्था कैसी थी? ठोस थी, अब कैसी हो गई? द्रव हो गई। इसी प्रकार से अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो वो गैस में, यानी कि भाप में बदल सकती है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। कब? यदि उसको गर्म किया जाए। यदि आप ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो भाप में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हम उसको उम्मीद करता हूँ कि अब आप ताप परिवर्तन प्रभाव को अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? दरअसल होता क्या है कि तापमान बढ़ाने पर जो पदार्थ के कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वे आकर्षण बल को पार कर लेते हैं, आकर्षण बल को कमज़ोर कर देते हैं और ज़्यादा तेज़ी से गति करने लगते हैं, जिससे कि उनके बीच का जो स्थान है वो बढ़ जाता है। यानी उनके बीच में, 2 कणों के बीच में जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है। और आपको बताया था कि ठोस के कणों की दूरी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और उससे कम किसकी होती है? द्रव की होती है। जब उनके अंदर दूरी बढ़ जाती है तो वो किस में बदल जाते हैं? द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस वस्तु पिघल जाती है या पिघलना शुरू करती है और पिघल करके द्रव बन जाती है, लिक्विड बन जाती है, तो उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा देर में पिघलती है उतना ही उसके कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होता है। बर्फ़ का जो गलनांक है, यानी बर्फ़ जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर पिघलती है, वो है 273 डिग्री केल्विन, 273.15 डिग्री केल्विन। ठीक है, केल्विन यहाँ क्यों है? तापमान की अंतर्राष्ट्रीय एसआई जो यूनिट है उसका मात्रक केल्विन है। यानी जैसे कि द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, लंबाई को मीटर में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं, उसी प्रकार से तापमान को अंतर्राष्ट्रीय जो उस नापने की जो इकाई है वो है केल्विन। ठीक है,
लेकिन चूंकि हम लोग अब व्यवहारिक जीवन में से डॉक्टर के पास जाएँ तो वो डिग्री सेल्सियस या फ़ॉरेनहाइट में नापता है, तो वहाँ पर केल्विन का यूज़ नहीं किया जाता। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और अगर हमें केल्विन में चेंज करना है उसको, तो हम सिंपल सा डिग्री सेल्सियस जो है उसको 273 में से माइनस कर देंगे, सॉरी 273 में जोड़ देंगे। तो वो आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए, केल्विन से अगर आप सेल्सियस में बदल रहे हैं तब क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। और जब आप सेल्सियस को केल्विन में बदल रहे हैं तो उसमें 273 को जोड़ देंगे। यानी कि जब आपको केल्विन से सेल्सियस बनाना है तो 273 को घटाना है, और जब आपको सेल्सियस से केल्विन में बनाना है तो आपको 273 को जोड़ देना है। यहाँ लिखा हुआ है, आप अच्छी तरह एक दो बार उसको पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में ताप समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। देखिए मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है, इसको ठोस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए मतलब जैसे कि बर्फ़ है, अब बर्फ़ जब तक पूरी नहीं पिघल जाएगी, समझ रहे हैं बात को, जब तक बर्फ़ जो है आप उसको गर्म कर रहे हैं, जब तक बर्फ़ एक तो पिघलना चालू हुई और जब तक बर्फ़ पूरी नहीं पिघल जाएगी, उस जो पानी बनेगा उसका, बर्फ़ का, उस पानी का जो तापमान रहेगा वो उतना ही रहेगा, ठीक है। जैसे बर्फ़ जो होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है। तो जब बर्फ़ से पानी बनने की प्रक्रिया हो रही है, यानी कि बर्फ़ पिघल पिघल के पानी बन रही है, तो उस पानी का जो टेम्परेचर रहेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। चाहे उसे आप कितनी भी ऊष्मा देते रहें, कितना ही तापमान उसको, कितनी भी तेज़ गैस खोलते रहें, हाँ गैस खोलने से प्रक्रिया तेज़ हो जाएगी, लेकिन जब तक पूरी बर्फ़ नहीं पिघल जाएगी तब तक उस पानी का जो टेम्परेचर रहेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जबकि उसमें हम लगातार क्या कर रहे हैं, ऊष्मा उसको दे रहे हैं। तो वही वो कह रहा है कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान जो है वो एक सा ही रहता है। ऐसे में जो हम उसको ऊष्मा दिए चले जा रहे हैं वो आखिर कहाँ चली जाती है, क्योंकि टेम्परेचर तो उतना ही रहता है। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद, यानी कि जब वो पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ़ नहीं पिघल जाती, देखिए वही मैंने आपको बताया था, तापमान नहीं बदलता। यानी जब तक पूरी बर्फ़ नहीं पिघल जाएगी तब तक वो जो पानी है आपका वो और ज़्यादा गर्म नहीं होगा, ठीक है। जब पिघल जाएगी पूरी, उसके बाद फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ़ अवशोषित कर लेती है। ये माना जाता है कि ये बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, उस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। बर्फ़ की कणों से ऊर्जा किसकी अधिक होती है, जल के कणों की ऊर्जा अधिक होती है। किस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, जब जल में हम क्या करते हैं, ऊष्मा मतलब गरमाई, यानी उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देते हैं, तो कण अधिक तेज़ी से गति करते हैं। जैसे हमने बताया था कि तापमान बढ़ाने पर जो कणों की गति होती है वो तेज़ हो जाती है। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाती है ना। तो होता क्या है कि अगर हमने बर्फ़ को गर्म किया तो वो पिघल करके पानी बन गई। अब हम पानी को भी मतलब अब क्या है, हमने फिर भी गैस बंद नहीं की, पानी को भी गर्म करे चले जा रहे हैं, तो क्या होगा कि पानी उबलना शुरू कर देगा और फिर वो धीरे धीरे भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। तो हमने बताया था कि जब कोई ठोस वस्तु पिघलना शुरू हो जाती है तो वो उस वस्तु का गलनांक कहलाता है, ठीक है, जिस तापमान पर ऐसा होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जिस तापमान पर पानी उबलने लगता है तो वो उसका क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है।
क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं, यानी कि उनका जो टेम्परेचर है उतना ज़्यादा बढ़ जाता है और वो भाप में बदलने लगता है। जल के लिए तापमान 373 डिग्री केल्विन होता है, 373 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, इसमें इसका इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 2। तो ये अगर हम पता लगाएं कि कितने डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमने क्या बताया था, यदि हमने केल्विन को आपका किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो क्या करेंगे कि उसमें से 273 को माइनस कर देंगे। तो 373 केल्विन दे रखा है, जल का क्वथनांक हमें पता लगाना है डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो 273 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जल कब उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर बोलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। ठीक है, क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे किसमें दिया हुआ था ना, अभी प्रसुप्त ऊष्मा की परिभाषा दे रखी थी यहाँ पर। तो उसी प्रकार से आप किसकी परिभाषा लिख सकते हैं, गुप्त ऊष्मा की परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठोस वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस प्रकार से आप जो है इसकी परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या दिया हुआ है आगे, 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। देखिए, यदि आपको अभी भी गुप्त ऊष्मा समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए, गुप्त ऊष्मा क्या है कि जब बर्फ़ पिघलना शुरू करती है, यानी कि बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है। ठीक है, अब हमने क्या किया हुआ है, हमने क्या किया, बर्तन में बर्फ़ ले ली है और गैस जला दी है। अब गैस जलाने के बाद क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो वो पिघलना शुरू कर देगी। अब 0 डिग्री से ऊपर तब जाएगा जब सारी बर्फ़ पिघल जाएगी। भले ही गैस चालू है, यानी लगातार गैस जल रही है, लेकिन अब 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री कब होगा टेम्परेचर, जब सारी बर्फ़ पिघल जाएगी। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस होने में जो समय लगेगा वो उतना समय लगेगा जब तक कि सारी बर्फ़ पिघलेगी। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, गैस तो लगातार जल रही है, यानी ऊष्मा तो लगातार दी जा रही है। तो जब बर्फ़ पिघलना शुरू हुई और बर्फ़ पूरी पिघल गई, इस बीच में जो टेम्परेचर रहेगा बर्फ़ के पिघलने शुरू होने से और बर्फ़ के पूरी तरह पिघलने तक के बीच में जो टेम्परेचर रहेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जबकि ऊष्मा हम उसको लगातार दे रहे हैं, लगातार गैस में से उसको टेम्परेचर दिया जा रहा है। तो वैसे देखा जाए तो मतलब ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई गैस तो लगातार जा रही है ना, तो उसको वृद्धि होनी चाहिए उसके तापमान में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस बीच में वो ऊष्मा कहाँ जा रही है, तो वो जो ऊष्मा होती है वो उसकी गुप्त ऊष्मा होती है कि जब तक कि सारी जो बर्फ़ है वो पिघल नहीं जाएगी या सारा जो पानी है वो भाप नहीं बन जाएगा, तब तक जो टेम्परेचर रहेगा वो बराबर ही रहेगा। तो जितनी उस समय के दौरान जो ऊष्मा जाती है उसके अंदर अवशोषित होती रहती है, वही उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। अतः हम कह सकते हैं, तो हमने आज क्या सीखा है कि कोई ठोस पदार्थ है, उसको अगर हम ऊष्मा देंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा, फिर उसको अगर और ऊष्मा देंगे तो किस में बदल जाएगा, गैसीय अवस्था में। ये चित्र दे रखा है, आप देख सकते हैं। इसका जस्ट अगर उल्टा कर दें कि उसको ठंडा करें, ऊष्मा नहीं दें, जैसे कोई गैस है उसको अगर हम ठंडा करेंगे तो फिर वो किस में बदल जाएगी, पानी में, यानी कि द्रव में। और पानी को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगी, बर्फ़ बन जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कोई भी पदार्थ तापमान परिवर्तित करने पर अपनी अवस्था बदल लेता है। तो हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम बदल सकते हैं।
हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो गर्म करने पर लिक्विड नहीं बनेंगे, ठीक है, पिघलेंगे नहीं, सीधे क्या बन जाएंगे, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब गैस को हम ठंडा कर लेते हैं तो वो वापस से ठोस में बदल जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप दे रखा है। इसमें कह रहा है कि एक चीनी मिट्टी की प्याली में, एक कोई प्लेट में, उसमें आप थोड़ा सा कपूर ले लें या अमोनियम क्लोराइड ले लें, ठीक है। उसके ऊपर क्या करें, एक जो कीप होता है, मिट्टी का तेल पलटने वाला, या जो छोटा सा जो कीप होता है कोई भी बर्तन, कोई चीज़ पलटने के लिए, तो वो उसको ऊपर उल्टा करके रख दें प्याली के ऊपर, है ना। और उस कीप का जो सबसे लास्ट वाला जो सिरा है, इसे चित्र में दिखा रखा है, उस पर एक रुई का टुकड़ा लगा दें। अब क्या करना है, अब कपूर की जो प्याली है उसको धीरे धीरे गर्म करना है। क्या होगा वो आपको नोट करिएगा। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, यानी कि बिना पिघले ही जो कपूर होगा वो गैस में बदल जाएगा, ठीक है। तो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। और गैस से सीधे ठोस बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे निक्षेपण कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमने दो चीज़ यहाँ पर सीखी है कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। जब कोई ठोस वस्तु गर्म करने पर बिना पिघले सीधे गैस में बदल जाती है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जब कोई गैस बिना द्रव में परिवर्तित हुए, बिना पानी बने सीधे के सीधे ठोस बन जाती है तो उसे निक्षेपण कहते हैं। अगला पॉइंट है दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? दाब के बढ़ाने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा है कि अगर हम किसी चीज़ का दाब, जो गैस है, अगर उसका हम दाब बढ़ा दें, यानी उसको उस पर दाब लगाएं और टेम्परेचर कम कर दें, तो जो गैस होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? द्रव में हो जाएगी। हमारे घरों में जो सिलेंडर आता है उसमें जो गैस भरी होती है उसको इसी प्रकार से सिलेंडरों में भरा जाता है। गैस को दबा दबा के सिलेंडर के अंदर कम टेम्परेचर पर भरा जाता है, जिससे क्या हो जाती है, वो द्रव में बदल जाती है और बहुत सारी गैस किस में आ जाती है? सिलेंडर में आ जाती है। करीबन 14-15 किलो गैस उसमें आ जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस सबसे अधिक संपीड्य होती है, यानी गैस को सबसे अधिक दबाया जा सकता है, क्योंकि उसकी कणों के बीच में जो दूरी होती है, स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और दाब लगाने पर वो स्पेस कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है और वो आसानी से उसमें भर जाती है, ठीक है। और जब ज़्यादा पास आ जाते हैं तो वो किस में बदल जाती है? गैस द्रव के अंदर। तो आप जब भी सिलेंडर हिला करके देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, भरा हुआ सिलेंडर आप हिलाएंगे जैसे उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से। क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? ठोस, भाई कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, लेकिन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपने कभी सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर ATM हो, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? देखिए नीचे जहाँ पर दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। गैसीय दाब को अगर मापना होता है तो उसे किस में नापते हैं? एटमॉस्फेयर में। जबकि दाब का जो SI मात्रक है वो क्या है? पास्कल। पास्कल की वैल्यू कितनी होती है? इसका मान कितना होता है? 1.01 × 10⁵ पास्कल। वायुमंडल में ये 1 एटमॉस्फेयर का मान है। 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1 × 0.101 × 10⁵ पास्कल। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। यानी वायुमंडल, भाई वायुमंडल हमारे चारों तरफ जो हवा भरी हुई है, जो गैसें फैली हुई हैं, उसका भी तो वजन हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो वही क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ठोस 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़, ड्राई आइस कहते हैं। जीके में, जनरल नॉलेज में अक्सर ये क्वेश्चन आता है
कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो शुष्क बर्फ़ यानी कि ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेंडरों में भर करके आग बुझाने के काम में आती है। ठीक है, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही भरा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि ठोस, द्रव और गैस किसके द्वारा अपना आकार बदल सकती हैं, दाब और तापमान के द्वारा। यदि हम दाब और तापमान में परिवर्तन करेंगे तो उनकी जो आकृति है, उनकी जो अवस्था है पदार्थ की, वो ठोस, द्रव, गैस आपस में एक्सचेंज हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से है ये। उसके बाद अब बात कर लेते हैं, प्रश्न आ गए हैं यहाँ पर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो बहुत ही सिंपल सा है, हमने बताया था कि जब आपको केल्विन से सेल्सियस बनाना है तो आप 273 को माइनस कर देंगे तो आपका डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। भौतिक अवस्था क्या होगी, यानी वो ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तापमान है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है 250 डिग्री सेल्सियस। तो ये ज़ाहिर सी बात है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होता है, जो पानी होता है भाप बन जाएगा। ठीक, और ये माइनस में है आई थिंक। और बी का जो है 100 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर क्या होगा, पानी जो है वो खौलने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। तीसरा क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो हमने आपको बताया था उसकी गुप्त ऊष्मा के कारण। जिस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा जितनी ज़्यादा अधिक होती है उसको पूरा चेंज होने में, पूरा अगली अवस्था को प्राप्त होने में उतना ही अधिक समय लगता है, तो उसकी गुप्त ऊष्मा के कारण ऐसा होता है। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। वायुमंडलीय गैसों को, जो हमारी गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी वायुमंडल में गैसें फैली हुई हैं, उनको अगर हमें लिक्विड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। जैसा कि अभी आपको बताया था कि उसके दाब को बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, तो वो किस में चेंज हो जाएंगी, द्रव में परिवर्तित हो जाएंगी। अगला पॉइंट है वाष्पीकरण, जिसको हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। ओके, बाय।